अरे आप समझ नहीं रहे, हमारी ऊपर बात हो चुकी है। चलो गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, अपने कहीं ना तुमसे। विशाल दुबे को कहाँ ले जाया गया है? जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है। देखिए, पुलिस तो फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। खुद ही कह रहे थे कि मेरा हस्बैंड पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होगी, जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे और पापा का काम करें आकर के, क्योंकि मम्मी अभी भी बिंदी लगाए बैठी है, मम्मी अभी भी बिछिया पहने बैठी है। क्या वो निर्दोष है क्या? मेरे हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष, इंक्वायरी करेंगे पता चल जाएगा सब। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी क्राइम स्टोरी सुनाई थी, काफी सारे गैंगस्टर के बारे में बताया, कैसे उनकी लाइफ शुरू हुई, कैसे अब ग्रूम हुए। उसी सीरीज में मैंने आपको एक विकास दुबे, जो कि यूपी का बहुत ही फेमस और हार्डकोर क्रिमिनल था, जिसका कि बाद में एनकाउंटर भी कर दिया गया था, उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। किस तरह से ये कानपुर देहात से, छोटे से कानपुर देहात से ये उठा और इतना बड़ा ये क्रिमिनल बन गया कि इसने यूपी पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया और अपने गांव में ही यूपी पुलिस के इतने सारे जो पुलिस के जवान थे उनका इसने मर्डर कर दिया। ये उसके बाद इसका एनकाउंटर भी हुआ, वो सारी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। कैसे इसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे और कैसे ये जो नेताओं के बताते हैं कि काफी बड़े बड़े नेताओं का इसके पीछे, हत्या के पीछे हाथ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका एनकाउंटर हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी हत्या करी गई थी प्लान वे में। कहते हैं कि इसके पास बहुत सारे नेताओं के राज चले गए थे, जो सूत्र कहते हैं, इस वजह से इसको मार दिया गया। लेकिन जो थ्योरी यही है, बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई और शायद अब क्लीन चिट भी इसमें मिल गई है कि इसका एनकाउंटर ही हुआ था। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बीकरू कांड के बारे में। हम इस बीकरू कांड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक सीरीज आपने काफी सुनी होगी, वेब सीरीज आप देखते हैं तो, यूपी 77 सीरीज जो है पूरे के पूरे बीकरू कांड के ऊपर बेस्ड है। कैसे विकास दुबे जो क्रिमिनल था, बताया गया कि कैसे ये विकास दुबे बीकरू से निकला, कैसे ये उस गांव से उठा और कैसे यूपी का इतना हार्डकोर क्रिमिनल बन गया और कैसे इसकी मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। अभी हाल फिलहाल में इनकी जो वाइफ थी, उसने हाई कोर्ट के अंदर केस किया और इस जो वेब सीरीज के ऊपर रोक लगाने की इसमें इसने एक प्रार्थना करी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसके ऊपर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस वेब सीरीज को स्टे करने से मना कर दिया और अभी वेब सीरीज भी रिलीज हो रही है। हेलो हेलो। हेलो भाभी, हाँ। ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, भाभी, वो पुलिस वाले हैं, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तो आज उसी बीकरू कांड के हम बात करेंगे और बताएंगे कैसे, और ये भी बताएंगे कैसे इसका एनकाउंटर, उसकी पूरी स्टोरी बताएंगे, इसका बीकरू कांड और साथ साथ इसके एनकाउंटर की पूरी स्टोरी हम डिटेल में बताएंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 जुलाई 2020 से। 3 जुलाई 2020 की रात थी। जो बीकरू गांव था, वहां पे कानपुर में एक छोटा सा एक इलाका है ये वहां का। लेकिन वो जो रात थी, ये जो छोटा सा गांव था, भारत का सबसे बड़ा जो नरसंहार था, वो भी पुलिस वालों का, उसका गवाह बनने वाला था। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे और जमीन का सन्नाटा जो था वो पसरा हुआ था। हर कोने में अंधेरा था और हर छत पर बंदूकें और चौराहे पर इंतजार था। लेकिन आज आने वाली थी पुलिस, और शायद जो पुलिस हमेशा जो क्रिमिनल को टारगेट करती है, शायद वही आज टारगेट होने वाली थी और हुआ भी वैसा ही। एक ऐसा नाम जो कानपुर से लेकर लखनऊ तक हर अफसर की जो नींद उड़ा देता था, आतंक जो अपराधी था और सत्ता के गलियारों का जाना पहचाना चेहरा था। उस रात को उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस निकली और इतनी बड़ी टीम निकली, करीब 30 से 50 जवान उस टीम में बताए जाते थे। कानपुर पुलिस की एक टीम थी, उसमें 3 एसयूवी थी, एक जीप थी और 30 से 50 उसमें पुलिस वाले, जो जाबाज पुलिस वाले, जो अपने वहां के अच्छे पुलिस वाले थे, वो चलते हैं कि आज इसको अरेस्ट करके आना है। क्योंकि विकास दुबे ने काफी ज्यादा एरिया में खौफ फैला दिया, उसके नाम बहुत सारे केसेस दर्ज थे, हर कोई उसको पकड़ने से डरता था। लेकिन जब इन लोगों ने एक सीनियर ऑफिसर से जब बात करी, तो उन्होंने तय किया कि इसको पकड़ के लाया जाएगा। लेकिन वो शायद अंदाजा नहीं था कि विकास दुबे कितना खूंखार क्रिमिनल था, कि वो पुलिस वालों को भी मारने से या पुलिस वालों पर गोली चलाने से या उनको जलाने से वो पीछे नहीं हटेगा। अब रात का समय हो जाता है, रात के करीब 1 बज गए थे दोस्तों। जो ये टीम थी पुलिस की, वो बीकरू गांव पहुंच जाती है। उसका एक ही लक्ष्य था, बस
आज विकास दुबे को पकड़ के लेकर आना है, जिंदा या मुर्दा। गांव में अंधेरा था, जैसे किसी ने जानबूझकर, ऐसे लग रहा था कि इसने बिजली काट दी है। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही शंकर के रास्ते में घुसी, छत पर कुछ परछाइयां दिखाने लगी। पुलिस वालों को लगा कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। इसी के बाद अचानक से आवाज आई पीछे से कि पुलिस वालों का हाथ छोड़ना मत। पुलिस वाले एकदम से शक पका गए, ये क्या हुआ। और उसके बाद तुरंत वहां पे गोलियां चलने लगी, गोलियों की बौछार होगी। बताते हैं वहां से कई कई 100 राउंड उसमें गोलियां रात को चली और ऐसा नरसंहार हुआ, सब देखते रह गए। इसके बाद तो बस गोलियों का तूफान आ गया। ना कोई चेतावनी थी, ना कोई बातचीत, ना उसने कहा कि सामने से कोई ऐसा बात आई कि हमें पकड़ने की कोशिश मत करो, हम ऐसा कर देंगे। तुरंत बस चारों तरफ बारूद ही बारूद था और उस बारूदी गन में बस चीख और पुकार चली थी। जो पुलिस वाले हमेशा क्रिमिनल को पकड़ते थे, जिसके नाम से क्रिमिनल कांपते थे, आज वही पुलिस वाले अपनी जान के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ ही मिनटों में जो है पूरा का पूरा इलाका जो था रणभूमि बन गया था। पुलिस की जो जीपें थी पूरी की पूरी उसमें गोली से छेद हो चुके थे। जो सारे पुलिस के जो जवान थे वहां पे, उनमें से करीब 6 से 10 जवान जो है वो अभी जमीन पे पड़े हुए थे। काफी लोग घायल हो चुके थे, काफी लोग मर भी चुके थे उसमें से। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। बस एक ही सवाल चल रहा था, कौन था जिसने पुलिस वालों को धोखा दिया, आखिर ये सब किसने किया। बाद में पता चला कि ये सब जो ये सब विकास दुबे था, ये सब इसका रचा हुआ था। और विकास दुबे को जो पुलिस वालों का एक जो इंटरनल ऑफिसर जो इनके साथ ही गया हुआ था, इसी जो पूरी की पूरी रेड का जो हिस्सा था, उसी पुलिस वाले ने ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है विकास दुबे को दी थी कि आज हमारी टीम आप पे रेड डालने वाली है और आप इंतजाम करके रखना। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि विकास दुबे उनके ऊपर ही अटैक कर देगा इस तरह से। इसके बाद इसी पुलिस वाले ने, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सुनिएगा, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। वो एसपी को वहां के कॉल करता है और बोलता है कि एसपी साहब ऐसे ऐसे हमारी टीम के ऊपर अटैक कर दिया है। तो वो पूछते हैं कि तुम सुरक्षित और कैसे ये सब हुआ। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं हम वहां पे गए थे और पुलिस वाले अटैक कर दिया और मैं जैसे जैसे जान बचा रहा हूँ। कौन बोल रहे हो भाई? सर मैं बोल रहा हूँ विनय। ऐसो बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे, उसी 10 के होंगे घर के सर। अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आ किधर से रही है। घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा था। अच्छा सर। तो उनको पता था पुलिस फोर्स नहीं है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। अच्छा सर। टोटल 2 लोग घायल है? 2 नहीं सर, 4 हो गए सर। कोई फोर्स तितर बितर है, धीरे धीरे सभी का पता लगाया जा रहा है सर। तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है, ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था। और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा ये बताओ कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर हैं सर, और पिस्टल के फायर। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस पुलिस वाले को भी अरेस्ट किया गया और बाद में पता चला कि इसी ने सारी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आउट करी थी। तो दिखाते कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल की कहीं ना कहीं पुलिस वालों से साठगांठ थी। इसी वजह से ही इस तरह के क्राइम्स होते हैं। और अक्सर पुलिस वालों की इन्फॉर्मेशन जो है, जो इस तरह की जो गतिविधियों की सारी चीजें जो है, जो क्रिमिनल के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो अपने ही डिपार्टमेंट का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शायद वो जो क्रिमिनल है वो नहीं सोचेगा कि इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, वो उसको भी मार देगा अगर उसको जरूरत पड़ी तो। गांव में जो बिजली कटी और गांव के मोड़े पे जो हथियारबंद जो लोग लगे हुए थे, छतों पर घातक स्थिति में जो उसके साथी खड़े हुए थे, सब कुछ पहले से प्लान था। जब बाजी सारी चीजें निकल के आई कि सब कुछ ये विकास दुबे ने किया, उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने पुलिस वालों पर सीधा अटैक कर दिया। उसने सोचा कि मैं इस तरह कांड कर दूंगा तो मुझसे सारी पूरे स्टेट की पुलिस डरने लगेगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि अब योगीराज जो है, अब चीजें बदल चुकी हैं और पूरी की पूरी पुलिस सब उसके, पूरी स्टेट की पुलिस सब उसके पीछे लग जाएगी। दोस्तों ये कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, एक ऐसा जाल था जिसमें पुलिस खुद फंस गई। पुलिस को लगा कि हम ट्रैप बिछा रहे हो, ट्रैप बिछा के विकास दुबे को हम अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि जो ट्रैप बिछा रहे हैं उसी ट्रैप में वो फंस जाएंगे। दोस्तों उस रात को बताते हैं कि 8 के करीब जो है पुलिसकर्मी जो इसमें शहीद हो गए थे।
और कई पुलिस वाले इसमें घायल भी हुए। डीएसपी, थानेदार, सिपाही सब जो इसमें गए, जब इस मुहिम में जुड़े, तो बहुत सारे लोग वापस ही नहीं आ पाए। अब सिर्फ बीकरू गांव में बची थी बात गोले की गूंज की। नेशनल मीडिया ने चारों तरफ इस बात को मुद्दा बना दिया। सुबह जो है बीकरू गांव जो था राख के डेरे में बदल चुका था। हर दीवार पर गलियों में सिर्फ गोलियों के निशान थे और आग और जलने के निशान थे। हर गली में सिर्फ खून और बॉडीज पड़ी हुई थी। पूरे भारत में सनसनी फैल गई। कानपुर का यह नाम अब एक बड़े नशान पे जुड़ चुका था। इसने पूरी पूरी इमेज खराब कर दी। हर जगह मीडिया में एक ही बात उठने लगी, क्या यूपी में वाकई में जंगल राज वापिस हुआ है? क्या पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं है? पुलिस वालों को इस तरह से मार दिया जाएगा? मीडिया सब तरफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी। साथ ही साथ अब पुलिस वालों के ऊपर भी सवाल उठने लगा था, ये जो पुलिस वाले जो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, आम जनता की किस तरह से रक्षा करेंगे? अगले 7 दिन तक जो है पूरा जो उत्तर प्रदेश था एक शिकारी और एक जंगल की तरह बन गया। यहाँ पर शिकारी विकास दुबे बन चुका था और इस जंगल में सबके सब जो लोग घुसे हुए थे वो उसका शिकार बनते जा रहे थे। हर सड़क पर, हर शहर में, बस में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजा था, विकास दुबे। हर मीडिया वाला इसे एक ही बात करती है, आखिर विकास दुबे कौन है? सुबह से शाम तक इसकी लाइफ पर स्टोरीज बन रही थी कि विकास दुबे कौन था, कैसे क्रिमिनल बना। और ये बात भी उठने लगी कि इसके पीछे कोई बड़ा नेता तो नहीं है जो इसको बचा रहा है। कैसे इतने सारे पुलिस वालों को मारने के बाद ही विकास दुबे फरार है और अब तक उसको पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन कहते हैं कि अपराध का हमेशा कोई ना कोई एक अंत होता है, या तो जेल में या मौत से। यहीं से जो 10 जुलाई की जो सुबह है वहीं पे इसका अंत भी ऐसे लिखा था। इसका एनकाउंटर होता है। अब इसके एनकाउंटर के पीछे भी बहुत बड़ी थ्योरी बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीकरू में कांड हुआ था उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। पूरे देश में इसके खिलाफ बैकलैश चला गया था। अब जो पूरा उत्तर प्रदेश था वो खोल रहा था। जो मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दे दिया कि विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा कैसे भी उसको पकड़ के लाके आओ। अगले दिन से ही बीकरू, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान हर जगह पर पुलिस और जो एसटीएफ की टीम है वो दबिश देने लगी, इसको पकड़ने की कोशिश करने लगी। हर चौराहे पर, हर जगह एक पोस्टर लगने लगा। अखबार में एक नाम था, विकास दुबे की फोटो थी और इसके ऊपर अभी नाम भी रख दिया गया, मोस्ट वांटेड का। लेकिन विकास दुबे जो कोई आम अपराधी नहीं था, वो बहुत ही शातिर अपराधी था। वो राजनीति से इतना जुड़ा था, उसको हर एक एक्टिविटी का पता रहता था। शायद अब भी उसको कोई ऐसा आदमी था, इंसाइडर था, जो अंदर से बता रहा था कि पुलिस वाले शायद तुझे यहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं। पुलिस वाले उसको जहां ढूंढते वहां से वो तुरंत वहां से भाग जाता। वो एक राजनीति का एक पार्ट था जिसने पुलिस को, नेताओं को, यहाँ तक कि सिस्टम को अपने हिसाब से नचाया और अपने हिसाब से चलाया। तो विकास दुबे को पता था कि कैसे किस तरह से इन चीजों को टैकल करना है। उसने सोचा कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, और जब अंडरग्राउंड होने के बाद देखते हैं कि जैसे नॉर्मली देखा जाए देश में, जब बड़ा कोई एपिसोड होता है कि बड़ा हो एनकर होता है, उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो मैं सरेंडर कर दूंगा और वापिस आके मैं बच जाऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही लिखा पता था इस बार। शायद जो विकास दुबे का जो पापा घड़ा भर चुका था, अब की बार वो बचने वाला नहीं था। 4 दिन तक जो है वो परछाई बनकर वो गायब रहा। कभी उसको किसी टोल पे देखा जाता तो कभी किसी फार्म हाउस पर, लेकिन हर बार जब भी पुलिस वहां जाती तो पुलिस से एक कदम आगे होता। उसने अपने सारे फोन ऑफ कर दिए, अपना सारा इंटरनेट, मीडिया सब बंद कर दिया ताकि पुलिस वाले उसको ट्रैक ही ना कर पाए। एसटी की टीम जैसे उसके करीब पहुंचती वो वहां से हवा में गायब हो जाता। इसके बाद पुलिस वाले जो है चारों तरफ रेकी करते हैं। जब लगता है कि कुछ भी कर नहीं पा रहे तो गवर्नमेंट सोचती है कि ऐसे तो नहीं पकड़ में आएगा, और पुलिस की बहुत इमेज खराब है डे बाय डे। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और न्यूज चलवा देती है सारी तरफ मीडिया में कि विकास दुबे की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सीज कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी इसने क्राइम्स कमाई है। इसके पास बहुत सारे मॉल थे, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी थी। इसे घर पे बुलडोजर चला दिया था और कहते हैं कि अब इसका मॉल जो है करीब 100 करोड़ से बना हुआ था, अब इसके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। जब ये सब सारी खबरें फैल होती, सारी खबरें विकास दुबे के पास भी पहुंचती हैं, उसको लगता है कि जो कई 100 करोड़ का, हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है, ये बताते हैं कि काफी नेताओं का इसके पास काला धन था, वो सारा का सारा 1 मिनट में ढह जाएगा। उसको लगा कि धीरे से उसके पास एक बात पहुंचाई गई किसी इंसाइडर के थ्रू ही कि अगर तू सरेंडर कर देगा, अगर तू पुलिस वालों को पकड़ में आ जाएगा तो तुझे जो तेरी प्रॉपर्टी है ये बच जाएगी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। उसके बाद विकास दुबे भी एक मन में एक डिसीजन बना लेता है कि मैं अब सरेंडर कर दूंगा। उसके बाद वो पुलिस वाले जो है
जो उसे ढूंढ रहे होते हैं उनसे भी वो कोशिश करता है कि बातचीत करे, लेकिन उसकी बातचीत नहीं बन पाती। लेकिन 9 जुलाई की सुबह जो होती है, उत्तर प्रदेश का जो उज्जैन है, वहां पे महाकाल मंदिर थे, वहां पर कुछ ऐसा होता है कि जिसने सबको हैरान कर दिया। विकास दुबे जो है खुद पुलिस के सामने खड़ा था और बोला, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। शायद वो कह रहा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो। और लेकिन वो सरकार से एक ही गारंटी चाहती है, उसका एनकाउंटर ना हो। उसे शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात उसके दिमाग में चलती कि मेरा एनकाउंटर ना कर दिए, अब मेरी फैमिली वालों को हार्म ना किया जाए। हर कोई तंग रह गया कि जिस आदमी की तलाश में हजारों पुलिस वाले घूम रहे थे, वो खुद जाके किस तरह से मंदिर में पुलिस वालों से सरेंडर करता है। कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन यही बात बाद में निकल गया कि उसने सरेंडर किया था। शायद उसे लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, और जो उसने सारा सारा जो एम्पायर खड़ा किया है, जो इतना बड़ा एम्पायर किया है, जो इतना काला धन इकट्ठा किया है, जो क्राइम दुनिया से जो उसने सारे जो पैसे इकट्ठे किए हैं, जो सारा उसने प्रॉपर्टी सब चीज इकट्ठी की, वो 1 मिनट में ढह जाएगी। उसने इसी से बचने के लिए सरेंडर कर दिया। उसको लगा कि मैं कानूनी रास्ता निकाल कर, दाव पाँच बनाकर कैसे न कैसे जमानत में बाहर आ जाऊंगा, और फिर वापस से वो राजनीति की दुनिया में लौट आएगा। और किस्मत के पन्ने जो हैं अब की बार पलटने की जगह उस पर भी हावी हो गए। उसने सोचा था कि मैंने आपको दिखा, इसमें एक फुटेज भी आएगी, उसमें देखा कि वो बता रहा है कि मैं पार्टी से जा रहा हूँ। एक पार्टी थी यूपी की, उस पार्टी से ये नाम जुड़ना चाह रहा था। उसने शायद इस इलेक्शन भी कम्पीट करना चाह रहा था। इसकी वाइफ को भी इसने इलेक्शन वहां पे लड़वाया था। तो अब इसको लगने लगा था कि मैं वापस पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा और बच जाऊंगा, क्योंकि अब उसकी वाइफ के ऊपर भी एक्शन होने लगा था। उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी फैमिली के मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके ब्रदर जो है अमर दुबे, उसको भी शायद अरेस्ट कर लिया गया था, उसका एनकाउंटर भी कर दिया गया था। तो उसको लगने लगा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं अरेस्ट नहीं हुआ, अगर मैंने सरेंडर नहीं किया, तो मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। 10 जुलाई की जो सुबह है, बताते हैं सुबह के करीब 6 बजे, जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश जो कानपुर लौटती हुई पुलिस जो है, वहां पे बोलते हैं कि पुलिस की गाड़ी में जा रहा था। जो पुलिस का वर्जन है वो ये है कि रास्ते में बारिश, कीचड़ और तेज मोड़ था, और वहीं पे जो है जो गाड़ी एकदम से पलट गई गलती से, और इसी दौरान विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाया और भागने की कोशिश करी। एसटीएफ ने जो जवाबी फायरिंग करी वहां पे, और वहीं पे जो सड़क किनारे हैं, इसी एनकाउंटर में जो है विकास दुबे को मार दिया गया। सरकार ने कहा कि ये जो एनकाउंटर लेजिटिमेट था, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि कैसे एक व्यक्ति जो सैकड़ों जिसको पुलिस वालों ने घेरा हुआ है, बारिश में गाड़ी पलटती कैसे भागने लगा, और कैसे उसके जो सारे के सारे साथी थे जो पहले मारे गए थे, अमर दुबे था या कोई भी जो उसके साथी जो उसके क्रिमिनल थे, सबका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बस यही बचा था, और आखिर में उसका भी वही एनकाउंटर हासिल हुआ जिसका जो सबका हुआ। और ये बात तो पहले से उठ चुकी थी कि इसके पास बहुत सारे नेताओं के राज है। इसने ये बात आ चुकी थी, अगर ये पकड़ा गया और ये जेल गया तो सबके राज खोलेगा और सबको पकड़ाएगा। तो इसने सोच लिया था कि अगर मैं पकड़ा गया, इसने मन बना लिया था और एक मैसेज पहुंचा दिया था ऊपर तक कि अगर मैं पकड़ा गया और मुझे अगर मेरे ऊपर अगर टॉर्चर किया गया, मुझे परेशान किया, मेरी फैमिली परेशान किया गया, तो मैं सबका नाम ले दूंगा, किस किस की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी, किस किस की जो है ब्लैक मनी मेरे पास है, और कैसे कैसे मैंने उनको क्राइम में यूज किया है, और क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने उससे बचाई है। तो ये थ्योरी भी बहुत निकल के आई। ये बात तो वाकई में एक क्वेश्चन खड़ा कर रही थी, क्योंकि इतने सारे पुलिस वालों के बीच में घिरा होने के बाद कैसे एक पुलिस वाला पूरी पूरी पुलिस को टारगेट पे लेके और पूरी की पूरी पुलिस को जो है उनके बीच में भागने की कोशिश कर सकता है और उसका एनकाउंटर हो जाए। उसको पता है कि अगर मैं भागूंगा तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। हालांकि इस बात पे थ्योरी पे खाली एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि एक जो आदमी था, शातिर था, जो खुलेआम पुलिस वालों का मर्डर कर सकता था, उसके लिए पुलिस की गिरफ्त से भागना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब इस पे बाद में इन्वेस्टिगेशन भी हुई, सब चीजें हुई, तो पता चला कि अभी शायद इसमें क्लीन चिट भी मिल गई है, और उसी के ऊपर अब ये मूवी बनी यूपी 77, जो इस पे वेब सीरीज आई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुठभेड़ थी वो सही थी, और कुछ लोग कहते हैं कि एक स्क्रिप्टेड थी, एक प्लान मर्डर था जो विकास दुबे का। उसके जो साथी थे अमर दुबे, अतुल, प्रेम प्रकाश, सबको अलग अलग जगह किसी न किसी बहाने से मुठभेड़ में मार दिया गया। कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती या पुलिस वाले चाहते तो उसको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने मन बना दिया था अगर ये क्रिमिनल अगर जिंदा रहे तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा। जिस तरह से पुलिस वाले मरे हैं तो इनको भी मरना होगा। एक एक करके हर एक गवाह जो है वो खामोश होता गया। आज इस घटना को हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या सच में इंसाफ हुआ, या बीकरू एक जो नरसंहार था जो रात को, वो आज भी छुपा हुआ है, उसका काला सच क्या है।
आज भी थ्योरीज बनी हुई हैं, आज भी लोगों को नहीं पता चल पा रहा कि आखिर बिकरू में उस रात को हुआ कैसे था, ये सब किसने किया। एक दो पुलिस ऑफिशियल इसमें अरेस्ट भी हुए थे, अभी उनको भी बाद में सस्पेंड करने के बाद शायद वापस से वो ड्यूटी पे भी आ गए हैं या उन पे केस भी चल रहा है। लेकिन 5 साल बाद भी आज लोगों को नहीं पता कि सारी इन्फॉर्मेशन किसने लीक करी, डिपार्टमेंट का आखिर कौन आदमी था या कौन नेता इसके पीछे था, इनके सबके पीछे आखिर कौन ऐसा नेता था जो विकास दुबे को इतनी शय दे रहा था। किस नेता ने विकास दुबे को इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया कि वो 50 से 60 मुकदमे होने के बाद भी, हत्या तक के मुकदमे होने के बाद भी वो जेल से बाहर था। बार बार वो क्राइम करने के बाद जेल जाता था और उसको हर बार बेल मिल जाती थी। ऐसा किस बड़े नेता के उसके ऊपर हाथ था, और कैसा कौन ऐसा पुलिस वाले थे जो कि अपने ही डिपार्टमेंट से गद्दारी कर रहे थे और सारी इन्फॉर्मेशन जो है विकास दुबे को पहुंचा रहे थे। ये सारे सवाल आज भी बने हुए हैं। इनका जवाब मिलता अगर विकास दुबे पकड़ा जाता और उसके तफ्तीश की जाती, लेकिन शायद ये जो है राज विकास दुबे के साथ ही दफन हो गए। और इन्हीं राज के ऊपर बनी हुई जो फिल्म है यूपी 77 जो वेब सीरीज है, इन्हीं राज को डिस्क्लोज करती है। इसके बाद अभी बड़ा हुए कराई हुआ, इसकी फैमिली वाले हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उन्होंने कहा कि विकास दुबे की इसमें इमेज खराब करने की कोशिश करी गई है। अभी बताया कि इनकी जो बेटी है काफी पढ़ने वाली है और बच्ची जो है, इनकी बच्ची का भी इंटरव्यू आया तो वो भी, उसने भी अभी एग्जाम्स में काफी टॉप किया था, तो उसके भी काफी न्यूज में चला कि कैसे क्रिमिनल की बच्ची पढ़ने में काफी होशियार है, उसने एक अलग जिंदगी शुरू किया है। वाइफ भी जो है बता दें कि ज्यादातर इसकी वाइफ के जो केसेस हैं धीरे धीरे उनके ऊपर से भी केसेस खत्म हो रहे हैं और वो भी एक नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं। वाइफ ने कह दिया कि अब मेरा इनसे संबंध नहीं है। शायद एक डर है कि अगर इससे मेरा संबंध मेरा जुड़ा तो शायद मैं नेताओं के, पुलिस वालों के और सरकार के टारगेट में आ जाऊंगी। कहते हैं दोस्तों कि उस रात जो बिकरू गांव में जब भी बारिश हो रही थी, उस समय भी बता बारिश हुई थी जिस दिन ये सब कांड हुआ था, आज भी जब भी बारिश होती है तो लोगों के कानों में वो गोले गूंज आज भी गूंज रही होती है। भले ही कोई खुलेआम नहीं बोलता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन आज भी फुस आते हैं किस तरह से विकास दुबे इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया कि उसने पुलिस वालों को खुलेआम हत्या और मर्डर कर दिया। कैसे ये इतना उसके अंदर इतना दम आ गया कि उसने खुलेआम कहा इन पुलिस वालों को आज छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है, और वाकई में ऐसा हुआ भी। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बड़ी ही अलग स्टोरी है, जिसमें कि क्रिमिनल ने ही पुलिस वाले को ही टारगेट पे ले लिया। आज भी जब बिकरू गांव की बात चलती है और उसके बारे में स्टोरी चलती है तो पूरे देश को पता है कि एक ऐसा क्रिमिनल था विकास दुबे जिसने पूरे सत्ता को और पूरे की पूरी सरकार को जिसने चैलेंज कर दिया था। लेकिन दोस्तों एंड में वही हुआ जो हर क्रिमिनल के साथ होता है, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, हमारी स्टोरीज में हमेशा आपने देखा है कि विकास दुबे जैसे क्रिमिनल जो होते हैं, जो शुरू में तो बड़े अप्रूम होते हैं, उनको लगता है कि नेता और पुलिस वाले सब उनके हाथ में है और सब कुछ वो पूरी की पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले लेंगे और बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं कि उनका एंड जेल में या फिर पुलिस की गोली से होगा। इसी तरह से विकास दुबे का भी एंड हुआ। तो दोस्तों आज की कहानी बड़ी अलग थी, मैंने सोचा कि इसके ऊपर स्टोरी बनाऊं क्योंकि काफी न्यूज में चल रही थी कि कैसे ये सारा बिकरू कांड हुआ। इसके बिकरू कांड काफी न्यूज में सुना। अब शुरू में तो काफी इसके ऊपर न्यूज चली थी लेकिन अब काफी शांत हो गया है, तो मुझे लगा कि एक स्टोरी बनाई जाए कि बिकरू कांड के बारे में बताया जा सके कि लोगों को पता चल सके कि कैसे एक क्रिमिनल भी पूरी की पूरी जो पुलिस वालों को, सरकार को चैलेंज कर सकता है, और कैसे लास्ट में जो पुलिस वाले और जो क्रिमिनल जो एक नेक्सस बना हुआ था वो टूटा, और कैसे जो नेता लोग जिसको संरक्षण देते थे कभी उसके अगेंस्ट में होकर कैसे इसका एंड हुआ। तो ये सारी स्टोरी विकास दुबे के ऊपर थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी विकास दुबे की लाइफ के ऊपर हमें जरूर बताइएगा, और आपको जो ये विकास दुबे की स्टोरी है इससे क्या सीख मिली वो भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी बनाते हैं इनको बनाने का कहीं भी पर्पज समाज में कहीं भी क्राइम को इंस्टिगेट करना या क्राइम को जो है युवाओं को क्राइम की तरफ ले जाना नहीं है। हमारा इस स्टोरी को बनाने का मकसद सिर्फ जो है सोसाइटी में एक जागरूकता पैदा करना है, ताकि उनको पता चल सके कि क्रिमिनल कैसे पैदा होता है और क्राइम कैसे अपग्रूम होता है। यही हमारी स्टोरी है और इनका यही मकसद रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और इस तरह का कोई और ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा एनकाउंटर या कोई ऐसा कांड जिसपे हम अगली सीरीज बनाएं या अगला हम हर शुक्रवार को हम आपको इस तरह की देंगे। हम आपको हमेशा एक क्राइम स्टोरी तो रोज देंगे और साथ साथ शुक्रवार को एक जो मेगा एपिसोड था उसमें इस तरह की स्टोरी हम बनाएंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई स्टोरी हम अदर किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, अदर एनकाउंटर या कोई ऐसी चीज है घटना जिसके ऊपर बनाएं, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उस स्टोरी को कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी और प्रयत्न जो है प्रयास जो अच्छे लग रहे हैं तो उन स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए
और आपको हमारी स्टोरीज अगर पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम फिर से एक नई स्टोरी पे आएंगे। हमारे साथ भार्गव न्यूज़ पे बने रहिए। धन्यवाद।